नमस्कार, स्वागत है आप सबका योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मंडी उप निरीक्षक का जो एग्जाम होने वाला है अभी अप्रैल में, उसके लिए हम अभी एमसीक्यू का एक सेशन स्टार्ट किए हैं, जिसमें आज हम करने वाले हैं क्या है, हिंदी के टॉप 40 एमसीक्यू आज हम यहाँ पे करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं तो वह कौन सा अलंकार है। ये क्वेश्चन क्या है, अलंकार का है। वैसे अलंकार के टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, फिर भी एक ये देख लेते हैं, ये कौन सा है, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है, जो शब्द है उसकी पुनरावृत्ति होती है, बार बार एक ही शब्द जो आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। वैसे अलंकार के ज्यादा क्वेश्चन अभी तक दिखे नहीं है, आए ही नहीं है, तो उसको हम थोड़ा सा इग्नोर करके चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक हिंदी का आधार क्या है। मतलब मानक हिंदी जो है उसका आधार क्या है, कैसे वो आया, उत्पत्ति जो है मानक हिंदी की वो कहां से हुई है, तो वो क्या है, खड़ी बोली से। ठीक है, खड़ी बोली जो है उसी की विभिन्न शैली, बहुत सारी शैलियां हैं हिंदी की, है ना, तो उन सभी शैलियों में से ये जो मानक हिंदी वो कहां से आई है, खड़ी बोली से। ठीक है, ऐसे थ्योरी में भी बहुत सारे हैं, जैसे हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, एक सीक्वेंस है वो कौन सा है, वो भी हम आगे क्वेश्चंस में देखते हुए जाएंगे। फिलहाल के लिए क्या है, मानक हिंदी जो है उसका आधार क्या था, खड़ी बोली से ही मानक हिंदी जो है वो आई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, बोल रहे हैं ना। यहाँ पे क्या देखना है, सबसे पहले तो जो भी नहीं होता है उसको हम पहले भी डिस्कस किए हैं कि नहीं है जो लिखा होता है उसको पहले आप लाइन कर लीजिए या मार्क कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में वो हमेशा दिक्कत करता है ना। तो कौन सी नहीं है, मराठी, मणिपुरी, संथाली और भोजपुरी। तो ये जो भोजपुरी है ये जो है हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ऐसे बहुत से भाषाएं हैं जो अभी भी उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। जो मूल संविधान था, मूल संविधान में कितने भाषाएं थे, तो टोटल 14 थे। 14 भाषा जो है उसको मूल संविधान में जोड़ा गया था। फिर उसके बाद काफी संशोधन किए गए और संशोधन कर करके अभी जो है, अभी लेटेस्ट में कितने हमारे पास 22 भाषाएं ऐसे हैं जिनको 8वीं अनुसूची में जोड़ा जा चुका है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मूल संविधान में 14 थे, उसके बाद उसमें संशोधन हुआ, जैसे 21वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें सिंधी जोड़ा गया, फिर 71वां हुआ, फिर 92 हुआ, ऐसे करते हुए टोटल कितने हो चुके हैं अब तक, 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा जा चुका है संविधान के। ठीक, हम ऊपर ऊपर से ही देखते चलते हैं क्योंकि हम सिर्फ एमसीक्यू कर रहे हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। ठीक, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पान खिलाना मुहावरे का अर्थ क्या है, पान खिलाना। ठीक है, तो बिना काम का काम करना। ठीक है, देखते हैं, सगाई करना, पान का बीड़ा तैयार करना, किसी से किसी काम की प्रतीक्षा करना। ठीक है, अब ये तीनों ऑप्शन में देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमको थोड़ा सा कनेक्टेड लग रहा है, कौन सा, बिना काम का काम करना, लेकिन ये आंसर नहीं है, इसका है सगाई कराना। ठीक है, सगाई करना, सॉरी, सगाई करना जो है वो किसका है, पान खिलाना, इसका ऑप्शन क्या है, सगाई करना। ठीक है, कभी कभी कुछ चीजें एकदम रिलेट नहीं करती है बट वो उसका आंसर होता है। ठीक है, चलिए, आम खाया जाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। ठीक, अब ये हम आ गए वाच्य में। तो वाच्य को कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम देखते हैं। वाच्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य, 3 तरह के जो है वाच्य होते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, आम खाया जाता है, मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें क्या है कि जो भी क्रिया हो रही है ना, क्रिया है वो कर्म पे डिपेंड है, ना कि कर्ता पे डिपेंड है यहाँ पे, है ना। तो जब जब जो भी क्रिया हो रही है, जैसे खाया जाता है, खाया जाता है वो क्या है, क्रिया हो रहा है, क्रिया क्या है कि खाया जा रहा है, आम खाया जा रहा है। अब यहाँ पे क्या है, कर्म हो रहा है, क्या है, कर्म क्या है यहाँ में, हमारा आम है, इसमें कर्ता है ही नहीं, इसमें कर्ता की जरूरत भी नहीं। अगर यहाँ पे लिखा होता कि श्याम आम खा रहा है, ऐसा कुछ होता तो उसमें क्या आ जाता, वहां पे हमारा कर्ता भी आ जाता जो कर रहा है उसको। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, कर्म हो रहा है और क्या हो रहा है, कर्म के साथ क्रिया हो रही है। तो ऐसा वाक्य जिसमें जो टोटली कर्म पे डिपेंड होता है, जिसका कर्ता पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होता, उसको क्या बोला जाता है, कर्मवाच्य बोला जाता है। ठीक है, तो आम खाया जाता है, खाया जाता है सिर्फ, ये किस पे क्या खाया जा रहा है, आम खाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कर्म क्या हो रहा है, आम, और क्रिया क्या हो रही, खाया जा रहा है। ठीक, तो हमारा जो क्रिया है वो जब कर्म पे डिपेंड होता है तो उसको क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कर्मवाच्य। अभी मंडी उप निरीक्षक का जो हमारे पास हमारा जो एग्जाम होने वाला है अप्रैल के लिए, उसके लिए हम
क्योंकि सब ऑनलाइन क्लासेस के ऐप में जाके उसके लिए जो क्लासेस स्टार्ट हुआ है वो भी हम परचेस कर सकते हैं, जिसका काफी बेनिफिट मिलेगा। अभी हम एमसीक्यू तो कर रहे हैं, बस अगर हम डिटेल में जाके पढ़ें तो अभी हमारे पास समय बचा हुआ है, उसमें हम काफी चीजें और कवर कर सकते हैं, है ना। तो आप उसमें जा सकते हैं और ज्यादा डिटेल के लिए आप इसमें जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस पर कॉन्टेक्ट करके सारे डिटेल और ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। ठीक है, सीता सोई है। अब क्रिया के कौन कौन से प्रकार होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, बहुत सारे होते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, सीता सोई है, इसमें ये कौन सी क्रिया इसमें हो रही है। ठीक, अभी क्या है, इसमें सीता जो है वो कौन है, कर्ता है, और सोई है ये क्या हो रहा है, इसकी क्रिया हो रही है, इसका कहीं पे भी कर्म नहीं दिया हुआ है ना। तो ऐसा ऐसा मतलब क्रिया का ऐसा प्रकार जिसमें जो कर्म पे डिपेंड नहीं है। सीता सोई, इसको हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, जो अकर्मक और सकर्मक क्रिया होती है उसको कैसे पता कर सकते हैं, अगर हम एक प्रश्न पूछें उससे कि क्या, है ना, क्या प्रश्न के बाद क्या और किसे, ये दो प्रश्न पूछ के अगर हमें उसको आंसर मिल जाता है ना, तो वो कौन सी होती है, वो सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, जैसे कि सीता सोई है, अगर मैं इससे प्रश्न करती हूँ कौन कौन सा, क्या, तो सीता क्या सोई है, ऐसा कोई प्रश्न बन ही नहीं रहा है ना, ना ही इसका कोई आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो हमको क्या होगा, इसमें ऐसा क्या का और किसे, तो सीता सोई है, किसे सोई है या क्या सोई है, ऐसे किसी भी प्रश्न का आंसर अगर हमें नहीं मिल रहा है तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो ये अकर्मक क्रिया। और ऐसा होता है जैसे कि सीता कविता लिखती है ना, तो सीता कविता लिखती है, उसमें क्रिया क्या हो रही है, क्रिया क्या है, लिखती है, और उसमें कर्म क्या हो रहा है, कविता। ठीक है, तो सीता कविता लिखती है, तब पूछा जा सकता था सीता क्या लिखती है, तो क्या हो गया, कविता लिखती है, तो हमें क्या है, इस क्या का आंसर उसमें मिल रहा था, तब वो क्या हो जाता, वो सकर्मक क्रिया हो जाता। बट यहाँ पे क्या है, सीता सोई है ना, ऐसे किसी भी प्रश्न का आंसर हमें नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, मतलब जिसका क्रिया का जो इफेक्ट है वो कर्म पे ना पड़ के सिर्फ कर्ता पे होता है, उसमें कर्म की जरूरत नहीं होती है, तो वो कौन सा होता है, अकर्मक क्रिया। नाम से ही पता चल रहा है अकर्मक, जिसमें कर्म की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा होगा, सीता सोई है, सीता सोई है का क्या हो जाएगा, ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कटोरा भर दूध पिया, इसमें वाक्य में अवयव शब्द कौन सा है, अव्यय शब्द। ठीक है, तो अव्यय शब्द सबसे पहली बात क्या होता है, ऐसा शब्द जिसका जिसका उस वाक्य में कोई भी परिवर्तन करने पर उस शब्द पे कोई इफेक्ट ना पड़े, उसे कहते हैं अवयव शब्द। ठीक है, कि मतलब जिसमें अगर हम लिंग, वचन और कारक किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन करें, तो वो शब्द जिसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन, कोई बदलाव ना आए, जैसे उसने कटोरा भर दूध पिया, अब इसमें जो भर है, भर ये क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे क्या है, ये अव्यय है। ठीक है, जैसे अब इसमें कोई भी उसने कटोरा भर दूध पिया, मैंने कटोरा भर दूध पिया, हम सब ने कटोरा भर दूध पिया, इसमें भर में कोई परिवर्तन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यही है अव्यय, जिसमें उस शब्द में किसी भी तरह का कोई भी बदलाव करने से अगर उसमें कोई परिवर्तन ना आए तो उस शब्द को हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाए तो अव्यय जो है कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के अव्यय होते हैं। ठीक है, 5 प्रकार के अव्यय कौन कौन से हैं, तो क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय, विस्मय आदि और निपात, ये 5 प्रकार के क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। अभी ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाते। ठीक है, ये 5 प्रकार के अव्यय जो होते हैं। ठीक, उसमें से एक जो है, इसमें क्या है, भर, इसमें जो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, भर, क्योंकि भर में इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, बाकी सब में परिवर्तन हो सकता है, बट भर एक ऐसा शब्द है जिसमें किसी भी तरह का लिंग में परिवर्तन, वचन में परिवर्तन, कारक में परिवर्तन, किसी भी तरीके के शब्दों में परिवर्तन, वाक्य में परिवर्तन करने से इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भर। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। ठीक है, तो कौन सा रूप है इसमें क्रिया का, क्या बोल रहा है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, वो खुद नहीं लिखता है, लिखवाता है, मतलब क्या कर रहा है, सामने वाले को प्रेरित कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है कि तुम लिखो। ठीक है, उससे काम करवा रहा है, खुद नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक, मतलब ऐसा कार्य जिसको खुद ना करके सामने वाले से करवाया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया, उसे प्रेरणा दे रहा है। ठीक, तो राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, ये क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया। विपजाल, विपजाल में कौन सी संधि है,
तो कभी भी संधि कौन सी संधि है जानने के लिए जब तक आप संधि विच्छेद नहीं करोगे ना, उसे एग्जैक्टली नहीं पता कर पाओगे। ठीक है, तो एक सही संधि विच्छेद जब करके देखोगे तो उसका आंसर आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे क्या है, विपजाल, एक सेकेंड, विपजाल। तो अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये विपद धन जाल। ठीक है, ये इसका विपजाल का संधि विच्छेद है। क्या है, विपद धन जाल। ठीक, अब इसमें यह देखिएगा कि जो व्यंजन संधि होता है, देखो सबका अलग अलग होता है। जैसे 3 प्रकार के संधि होते हैं, है ना, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के तो अलग अलग प्रकार है ना, 4 प्रकार के उसके होते हैं, वो अलग हो गया। विसर्ग संधि कैसे होते हैं, अगर इसमें इसका एक वो है, ट्रिक तो नहीं बोल सकते, अगर देखिए अगर किसी भी शब्द में ऐसा हलंत आ जाता है ना, जब संधि विच्छेद करते हैं और ये हलंत दिया होना, तो ये क्या होता है, विसर्ग संधि, सॉरी व्यंजन संधि होता है। विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग संधि में तो ऐसा लगा हुआ है ना, नमस्कार में जैसे होता है नमः धनकार, तो उसमें ये लगा होता है, तब उसको क्या बोल सकते हैं, विसर्ग संधि है। यहाँ पे ये क्या है, व्यंजन संधि। ठीक है, विपद धन जाल, ये कौन सी संधि है, ये है व्यंजन संधि। ठीक, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जुआरी शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। अब प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय एक ऐसा शब्द होता है जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के मीनिंग को बदल देता है, उसके अर्थ को बदल देता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय क्या होता है, किसी शब्द के अंत में लगता है। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय में हमेशा कंफ्यूजन होता है कि किसमें कहाँ लगते हैं, तो इसे याद कर दीजिए। प्रत्यय, प्रत्यय जो होता है जो पीछे लगता है, पी है ना, पी से पी ऐसे याद रखिएगा। प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय शब्द कहते हैं, और जो शब्द के आगे लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या पूछा जा रहा है, एक सेकंड, ठीक है, चलिए। हाँ, तो यहाँ पे क्या था, प्रत्यय जो क्या होता है, शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय। और उपसर्ग क्या होता है, जो पहले लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, जुआरी। जुआरी में क्या क्या है, देखिए, री, ई, री और आरी। ठीक है, तो इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, जुआ धन आरी, ये इसका क्या है, सही संधि विच्छेद है। ठीक है, तो देखो जुआ ये एक शब्द था, इसके पीछे आरी लगकर, जो प्रत्यय आरी लग के इसके शब्द को क्या कर दिया, इसने बदलकर जुआरी कर दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आरी। री, ई और ये ऋषि का री ये नहीं लगेगा। ठीक है, तो कभी भी ऐसे का आंसर देखना है ना आपको, प्रत्यय हो या उपसर्ग हो, तो जब उसका संधि विच्छेद करोगे ना तो एकदम सही आंसर उसका पता चल जाता है, अगर सही संधि विच्छेद हम करें तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। ठीक है, अशुद्धि बोल रहा है, और क्या है, हमारा समाज उन्नति के पथ में है। ठीक, बोलने से ही थोड़ा अजीब लग रहा है कि हमारा समाज उन्नति के पथ में है, बोल तो देते हैं लेकिन थोड़ा अजीब लगता है। में जो है ये कभी भी पथ या कंटिन्यू ऐसा कोई पाथ है उसमें हम में यूज नहीं करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, पर। हमें तो ना इस राह पर हमें चलना है ना, इस पथ पर हमें चलना है, तो हमारा समाज उन्नति के पथ पर है, ना कि में पर। तो इसमें कौन सा किस प्रकार की अशुद्धि है, तो में और पर ये किस में आता है, ये अधिकरण कारक में आता है ना। जो कारक हम पढ़ते हैं कर्ता ने कर्म को, तो ये अधिकरण कारक जो आता है उसमें कौन कौन सा आता है, में और पर। में और पर किस में आता है, अधिकरण कारक में। तो ये कौन सी इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है, कारक की अशुद्धि है इसमें। ठीक है, कौन सी अशुद्धि है, कारक की अशुद्धि है। और कौन सा कारक है ये, अधिकरण कारक। ठीक, अब ये आ गया उच्चारण स्थान। श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक, तो उच्चारण स्थान ना अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो जैसे आप बोलते हैं अपने आप बोल बोल के ऐसे क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब श जो है, जो ऊष्म व्यंजन बोलते हैं इसको, है ना, तो ये कौन कौन से हैं, स, श, 3 प्रकार के श हैं, श। ठीक, ये 3 प्रकार के श हैं। अगर हम यहां से स्टार्ट करें तो हमारे मुख में, हमारे मुंह में अलग अलग प्लेस है, अलग अलग जगह है ये सबके उच्चारण के लिए। आप बोल के देखें तो स एकदम फ्रंट से आता है ना, स, ये जो स है ये स एकदम फ्रंट से आता है, तो इसका क्या है, ये दंत है। ठीक है,
दांत के पास से इसका उच्चारण होता है, दंत, एकदम दांत के एकदम फ्रंट सामने से इसका उच्चारण होता है, तो ये हो गया दंत। श, थोड़ा और पीछे गए तो ये श का उच्चारण थोड़ा श बीच से आ रहा है, तो ये क्या होता है, तालु। ठीक है, इस श का उच्चारण जो है वो तालु से होता है। अब ये श, ये थोड़ा और जोर से आता है, प्रेशर से, श पीछे से आता है, बहुत बैक से, तो इसमें और श बोलते समय हमारा क्या है, जो जीभ है वो उल्टा भी होता है। ठीक, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मूर्धा। ठीक, तो अब फिलहाल हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये वाला श, ये जो बीच में श है इसका है, तो इसके लिए हम कहां से इसकी उत्पत्ति कहां से हो रही है, हमारे उच्चारण कहां से हो रहा है, तो तालु से हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तालु। उच्चारण वाले सारे आंसर जो है वो अगर आप बोल बोल के देखेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे धीरे आपको खुद समझ आने लगेगा कि कौन सा शब्द कहां से उच्चारण हो रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है। द्वित्व का मतलब क्या होता है, पेयरिंग हो जाए, है ना, दो शब्द आपस में मिल जाए, पेयरिंग हो जाए, मतलब ऐसे शब्द, ऐसी ध्वनियां जो अकेले नहीं आके दो ध्वनियों के मिक्स से आती है। अगर वो सिंगल रहे तो उसकी कोई मीनिंग नहीं है, दो ध्वनियां जब मिलके एक नई ध्वनि का उच्चारण होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, द्वित्व ध्वनि, मतलब कि दो ध्वनियों का जहां पे पेयरिंग हो रहा है तो उसको क्या होता है, युग्म बन रहा है ना, तो बात से ही समझ में आता है, तो क्या हो जाएगा, युग्मक ध्वनियां। ठीक है, चलिए, विषाद, विषाद का विलोम क्या है। ठीक, कभी कभी ऐसे देखने से बहुत इजी लगता है, लेकिन एग्जाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में भी, बहुत सिंपल से क्वेश्चन में। अब विषाद का क्या दिया हुआ है, देखिए, प्रमाद, शोक, अवसाद। अब ये तीनों ना एक जैसे, ये शोक और अवसाद, ये तो हमको पता ही है, दोनों क्या है, दुख, दुख से रिलेटेड है। तो विषाद, अब दो ऑप्शन एक जैसे हैं, मतलब ये दुख से रिलेटेड होगा, ऐसे ही पता चल रहा है, अगर जिसको विषाद की मीनिंग नहीं पता होगी तो ठीक है। तो विषाद का क्या है, विषाद मतलब कहीं ना कहीं क्या पता चल रहा है, शोक, अवसाद, है ना, तो इसका उल्टा क्या होगा, हर्ष, उल्लास, खुशी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए, हर्ष। कोई अथवा कुछ का प्रयोग इसमें से किस सर्वनाम के लिए होता है। कोई अथवा कुछ, अब कोई कुछ इंडिकेट ही क्या कर रहा है, कोई कुछ मतलब जिसका कुछ हमको अच्छे से, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मतलब कोई आया होगा, कौन आया नहीं पता, यहाँ पे कुछ रखा है, क्या रखा है उसकी भी कोई जानकारी नहीं, मतलब ऐसी चीजें जिसके बारे में हम निश्चित रूप से नहीं बता सकते कि वो क्या है। ठीक है, तो उसके उस शब्द से ही पता चल जाता है कि वो कौन सा सर्वनाम होगा, है ना, तो ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान में जिस भी शब्द का उपयोग किया जाता है, संज्ञा क्या हुआ, जिसको स्पेसिफिक हम बोल सकते हैं, किसी का नाम, कोई जगह, जैसे दिल्ली हो गया, है ना, राम, सीता, गीता, जिसका हम स्पेसिफिक नाम ले रहे हैं ना, तो संज्ञा के स्थान में हम जिन शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे यह, वह, ये, वो, और कोई, कुछ, कैसा, तो इस टाइप के जो शब्द यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो जो सर्वनाम है वो कितने प्रकार के होते हैं, अगर थोड़ा डिटेल में जाए तो बस ऊपर ऊपर से देखते हैं, तो सर्वनाम जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उस 6 प्रकार के सर्वनाम में ये कौन सा सर्वनाम है जिसमें कोई कुछ, जिसका कुछ स्पेसिफिकली नहीं पता कि वो क्या है, तो वो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए, अब वो 6 प्रकार के सर्वनाम कौन सा है, ज्यादा डिटेल नहीं, बस नाम देख लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये 6 प्रकार के सर्वनाम हैं, और आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो हम और डिटेल में देखते जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुष्प इसमें से कौन सा शब्द है, पुष्प। अच्छा, पुष्प जो है वो क्या है, वैसे ही हमको पता है कि देशज और विदेशज अगर हम देखें, है ना, देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव शब्द, है ना, 4 प्रकार के शब्द होते हैं शब्द की उत्पत्ति के हिसाब से, है ना, कैसे कैसे शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो पुष्प जिसमें आधा, श, छ, जो संस्कृत के शब्द होते थे, है ना, संस्कृत के शब्द को ही हम कौन सा शब्द बोलते हैं, तत्सम शब्द, जो पहले जिस शब्दों का उपयोग किया जाता था, तो पहले संस्कृत के शब्दों में हम इसी तरह का आधा, श, छ, ण, इस टाइप के शब्दों का उपयोग संस्कृत में ज्यादा होता है ना। तो पुष्प, आधा श आ रहा है, पुष्प बोलने से ही लगता है, अभी तो हम लोग नॉर्मली उसको क्या बोलते हैं, फूल, पुष्प तो नहीं बोलते। तो पुष्प जो है वो कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि पुष्प अगर तत्सम है तो उसका तद्भव क्या होगा। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है ना कि उसका तद्भव क्या होगा। तो तद्भव शब्द अगर पुष्प का आएगा तो क्या, अगर लिखा है फूल, तो जनरली हम क्या करेंगे, फूल को टिक मार्क कर देंगे, है ना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो पुष्प का जो तद्भव है उसको बोलते हैं पहुप। ठीक है, पहुप, पहुप जो है ये पुष्प का तद्भव शब्द है। ठीक है, फूल भी दिया है और पहुप भी दिया है, तो हमको आंसर क्या लेना है, पहुप ही लेना है। ठीक है, पुष्प का फूल नहीं लेना है, ये उसका तद्भव रूप है, और पुष्प जो है वो तत्सम रूप है। ठीक,
चलिए, और वैसे ही देशज और विदेशज शब्द होते हैं। देशज शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं, जो हमारे देश में हम बोलचाल में जिन शब्दों को यूज करते हैं वो देशज, मतलब हमारे देश में जिसकी उत्पत्ति हुई है। विदेशज शब्द है जिसे हम बाहर से लिए हैं, जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ऐसे बहुत से शब्द है जो हम बाहर से अडॉप्ट किए हैं, तो वैसे शब्दों को क्या बोलते हैं? विदेशज शब्द। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यष्टि का विलोम है? व्यष्टि, व्यष्टि शब्द का विलोम, तो समष्टि, वृष्टि, दृष्टि और अक्षी। ऐसे ऐसे सुनने से तो सारा शब्द जो है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट लग रहा है ना। ठीक, वैसे व्यष्टि का मीनिंग क्या होता है? व्यष्टि का मतलब होता है एकल, अकेला, इकाई, है ना, सिंगल। तो एक के लिए जो शब्द यूज होता है वो होता है व्यष्टि। ठीक है, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? समष्टि। समष्टि जो है वो किसके लिए होता है? समष्टि एक बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे एक समाज, समाज एक समष्टि है, तो वो बहुत सारे लोगों के लिए जो यूज होता है उसको क्या बोलते हैं? समष्टि। तो व्यष्टि का विलोम जो है वो क्या हो जाएगा? समष्टि। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? फिर ये उच्चारण वाला आ गया, तालु से। तो जितना भी हमारा वर्णमाला हम पढ़ते हैं हिंदी में, उसके सबको वर्णमाला को अलग अलग स्थान के हिसाब से अलग अलग बांटा गया है। ठीक है, जैसे क जो है, क ये इसमें आता है, कंठ में आता है। क का जो भी जितना भी वर्ण उसका है, क ख ग घ, है ना, ये किससे आता है? ये हमारे कंठ से आता है। वैसे ही अगर हम बोले त थ द ध, बोल के देखोगे तो त जो है वो हमारे दंत से, दांत से, दांत में जब तक टच नहीं करेगा हमारा जीभ तब तक हम उसको नहीं बोल सकते। बिना दांत को टच किए हम त वाला सीक्वेंस नहीं बोल सकते। त थ द ध सब में हमारा दांत यूज होता है। ठीक है, वैसे ही प जो है वो होठ, होठ से आता है ना, ओष्ठ है, ये हमारे होठ से आ रहा है। प फ ब भ म सभी, है ना, तो ये हमारा ओष्ठ हो गया। वैसे ट, जिसमें क्या हो रहा है? हमारा जीभ जो है वो उल्टा हो रहा है, मूर्धन्य। ठीक है, जिसको मूर्धा बोलते हैं ना, जीभ जो है वो हमारा उल्टा हो रहा है, तभी हम बोल पा रहे हैं ट ठ ड ढ ण। तो ये क्या हो गया? मूर्धन्य हो गया। छ, अब देखिए छ वाला जो है, च वाला जिसमें हमारा तालु टच होता है, च छ ज झ, तो ये क्या है? हमारे तालु में टच होने वाला है, तो क्या होगा इसका आंसर? छ। ठीक है, सी से बता देती हूँ। ठीक है, स्पष्ट बता देती हूँ, इसका आंसर क्या होगा? छ। ठीक, सी। ठीक है, ठीक है, चलिए। हिंदी शब्दकोश में छ शब्द क्रम इसमें से किस वर्ण के बाद आता है? ठीक, जो हिंदी शब्दकोश जो डिक्शनरी होता है उसमें बोल रहा है ये। तो छ जो है वो शब्द क्या है? छ, त्र, ये क्या है? संयुक्त शब्द है ना, दो शब्दों को मिलाकर बना है, अगर वहां से देखें तो। अब ये बोल रहा है कि किस वर्ण के बाद आता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ना, बहुत सारे एग्जाम में, आप प्रीवियस बहुत सारे एग्जाम देखोगे, एग्जाम में देखोगे तो ये क्वेश्चन काफी समय से पूछा जा रहा है और अभी भी कभी ना कभी ये रिपीट होते रहता है। ठीक, तो छ जो है वो किससे बना है? जी, एक सेकंड ना, हाँ। छ जो है वो कौन से दो शब्द से मिला है, बन गया है? क और श। ठीक, तो क में ही एक नए शब्द को जोड़कर जो है वो छ बना हुआ है। ठीक है, क में ही एक नया वर्ण को जोड़कर छ बना हुआ है, तो क के जस्ट बाद जो है वो छ आता है, क्योंकि क से ही मिलके आया है। तो क पहले आया, फिर कल क से मिलके क में श को मिला के फिर छ बना। तो क्या होगा इसका आंसर कि किस वर्ण के बाद आता है? तो क के बाद। ठीक, क के बाद जो है हिंदी शब्दकोश अगर देखेंगे तो उसमें क के बाद छ आता है। ठीक है, चलिए। काकल्य वर्ण कौन सा है? अब देखो, वर्ण में भी पूरे वर्ण को अलग अलग तरीके में बांटा गया है। जैसे हमने देखा कंठ, मूर्धा, तालु, सबका अलग अलग नाम होता है। ठीक है, लुंठित वर्ण होता है ना, वैसे ही अंतःस्थ वर्ण होता है, यर, लव। ठीक है, और वैसे उष्मी स श श, ये क्या है? उष्म व्यंजन है। तो ऐसे सबका अलग अलग वर्ण का अलग अलग नाम है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? काकल्य वर्ण। काकल, क, काकल्य कोयल के लिए यूज होता है वैसे ये शब्द, है ना, काकल्य। तो कोयल, काकल्य, कंठ, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड ही लग रहा है, बोल के ही पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं गले से रिलेटेड है। तो ऐसे ये इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो हमको गले से आ रहा है, जिसको काकल्य वर्ण कहते हैं? तो सिर्फ ह एक ऐसा है पूरे वर्णमाला में जिसको काकल्य वर्ण कहते हैं। ह, क्योंकि इसका उच्चारण जो है ना, हवा जो है वो गले से बाहर आता है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? ह जो है वो काकल्य वर्ण है। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ वर्ण है जिसको ना बहुत अच्छे से याद रखने की जरूरत है, जैसे काकल्य हो गया, है ना, काकल्य वर्ण हो गया, लुंठित वर्ण हो गया, तो र को बोलते हैं लुंठित। तो ऐसे शब्द, ऐसे जो होते हैं, अभी क्वेश्चंस में आते जाएंगे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जब आगे आते जाएगा तो हम उसको और एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ठीक है, फिलहाल इसका क्या होगा? काकल्य वर्ण कौन सा है? ह।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? अब क्रिया विशेषण, प्रतिदिन, क्रिया विशेषण मतलब, विशेषण का तो मतलब पता है, जो उसकी विशेषता बताता है ना, किसी भी शब्द की, किसी भी की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? उसका विशेषण। अब किसी क्रिया का विशेषण, जो क्रिया हो रही है उसका जो विशेषण बता रहा है, ठीक। तो यहाँ पे दिन क्या लिखा हुआ है? प्रतिदिन। प्रतिदिन मतलब ये एक रेगुलर रूटीन जैसा है, मतलब जिसे हम बार बार यूज करते हैं, या ये एक स्पेसिफिक समय के लिए है ना, कि प्रतिदिन मैं ऐसा किया हूँ, प्रतिदिन मैं बाजार जाता हूँ, या प्रतिदिन मैं सब्जी लेने जाता हूँ, प्रतिदिन मैं स्कूल जाती हूँ, जो भी है, तो उसके लिए प्रतिदिन, हर दिन, तो ये एक काल को बता रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा? कालवाचक यहाँ पे, ठीक है। ये काल को, किसी स्थान को, परिणाम को या रीति को, कुछ एक रीत, उसको तो नहीं बता रहा है। ये क्या होगा? प्रतिदिन जो है वो एक काल को क्या है? संबोधित कर रहा है, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रतिदिन जो है वो कालवाचक है, एक काल को बता रहा है, ठीक है। चलिए, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, ठीक। तो रेखांकित शब्द में कारक कौन सा है? इसका रेखांकित शब्द ये है ना, रेखांकित शब्द इसमें कौन सा कारक है? अब कारक पूछ रहा है, ठीक है। अब ऐसे देखोगे तो इसमें क्या है? सेवा डॉट सत्कार, तो थोड़ा सोचने का हो जाता है कि क्या आ सकता है यहाँ पे। तो सेवा और सत्कार, इस टाइप की भी चीजें आ सकती है कि क्या इसमें लग सकता है। लेकिन यहाँ पे अब देखिए, सेवा और सत्कार एक दूसरे का मीनिंग को भी थोड़ा सा ध्यान देंगे तब इसका आंसर समझ में आएगा, इस टाइप के हर क्वेश्चन का, ठीक है। जैसे सेवा सत्कार, सेवा, सेवा और सत्कार तो नहीं हो सकता कि किसी का सेवा और सत्कार हो सकता है, बट यहाँ पे अगर सेवा और सत्कार का कनेक्शन देखोगे तो क्या होगा? सेवा से सत्कार, मैं सेवा करके सामने वाले को सत्कार दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, ठीक है। तो सेवा से सत्कार होता है इसका। तो से किस में आता है ना। तो आप सीक्वेंस देखोगे, जो कारक का है, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करण कारक। सेवा से सत्कार होता है, ठीक है, सेवा और सत्कार नहीं होता। तो सेवा से सत्कार, तो कौन सा कारक हो जाएगा? ये करण कारक, ठीक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है ना। तो अब ध्वनियों का उच्चारण कहाँ से हो रहा है? ऐसी ध्वनि जिसका, जो सिर्फ मुख से निकलती है, ठीक है। जिसमें, जैसे अगर हम बोले अनुनासिक, नासिक स्वर कैसे होते हैं? ऐसे स्वर जो, जिसमें हम मुंह से जो बोल रहे हैं उसमें नाक का भी उपयोग हो रहा है, नाक से और मुंह से, वो दोनों से धरी, जैसे म न। तो इसमें हम देख रहे हो, हम जब उसको उच्चारण करके देखेंगे तो उससे हमारी जो ध्वनि आ रही है वो नाक और मुंह दोनों से आ रही है, ठीक। तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक स्वर। वैसे ही होता है समृद्ध स्वर या वृत्ताकार। अब वृत्ताकार स्वर जिसमें हमारा मुंह पूरा गोल हो रहा है ना, ओ, ऐसा उच्चारण। समृद्ध स्वर जिसमें मुंह बहुत थोड़ा सा खुलता है, जैसे ई ऊ, मतलब जो हमारा मुंह है वो बहुत ही थोड़ा खुलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समृद्ध स्वर। वैसे आवृत्त स्वर होता है। तो ऐसे बहुत सारे स्वर होते हैं, बाकी आके देखेंगे, फिलहाल हम ये चारों को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? ऐसा ऐसा स्वर जो केवल मुख से निकलता है, जिसमें ध्वनि जो है वो नाक से ना आए, है ना। तो वैसी ध्वनि को क्या बोलते हैं? निर्नुनासिक स्वर। निर्नुनासिक मतलब जिसमें नाक का उपयोग नहीं हो रहा है। ह सिर्फ मुंह से निकल रहा है, वो हमारे नाक में नहीं जा रहा है ना। लेकिन म में क्या हो रहा है? एक म ध्वनि में नाक और मुंह दोनों का स्वर उसमें आ रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? अनुनासिक। और ऐसा स्वर जो केवल मुख से आता है उसको बोलते हैं निर्नुनासिक स्वर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आब शब्द का अर्थ क्या नहीं है? ठीक है, नहीं को पहले हम लाइन लगा कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना आए। आब शब्द का क्या अर्थ इसमें से नहीं है, ठीक है। पर्यायवाची वाले शब्द जो हैं इसको थोड़ा थोड़ा हमेशा करते रहेंगे तभी याद रहेगा, एक साथ कभी पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, आब शब्द, आब, आब वो किस लिए यूज करते हैं? आब जो शब्द है उसको होता है पानी, जल, ठीक है, पानी से रिलेटेड, पानी, कांति और प्रतिष्ठा, ये तीन जो है ये आब का पर्यायवाची है, ठीक है। शंख जो है, ये शंख जो है पर्यायवाची, आब का पर्यायवाची शंख नहीं है, ठीक है। शंख लेख के लिए क्या होता है? घोंगा, जलज, ये जो है ये शंख का पर्यायवाची है। तो आब का अर्थ क्या नहीं है? तो शंख जो है वो आब का मीनिंग जो है, मतलब अर्थ जो है वो शंख नहीं है, ठीक है। आब के लिए पानी, कांति, प्रतिष्ठा, जल, ये सारा चीज जो है वो आब का पर्यायवाची है, ठीक। सेवक शब्द का विलोम शब्द क्या है? ठीक है, सेवक, सेवक मतलब जो सेवा कर रहा है ना, जो सेवा दे रहा है उसको कहते हैं सेवक। तो सेवक का विलोम शब्द क्या है? ठीक, तो अब इसमें देख ले, स्वाभिमानी, अनुचर, विलोम बोल रहा है ना, स्वावलंबी और सेव्य। तो ये जो सेव्य है, सेवक का जो विलोम शब्द होगा सेव्य, सेव्य मतलब होता है सेव्य या स्वामी,
है ना, मतलब सेवक मतलब जो सेवा कर रहा है, तो उसका उल्टा क्या होगा, स्वामी जो सेवा ले रहा है। ठीक है, तो सेवक जो होता है दासी, दास और मालिक, तो ये वैसे ही है, स्वामी सेव्य, है ना, सेव्य स्वामी ये किसका है, सेवक का विलोम शब्द है। ठीक है, चलिए, गाल बजाना मुहावरे का आशय है। गाल बजाना, है ना, गाल बजाना मतलब मारना नहीं है यहाँ पे। गाल बजाने का क्या अर्थ है, बढ़ चढ़कर बात करना, ठीक है, डिंग हाँकना, बकवास करना, उपरुक्त सभी। ठीक है, अब उपरुक्त सभी से तो हम थोड़ा कनेक्ट कर लिए थे, पर हमेशा सही नहीं होता है ना ये भी, लेकिन उपरुक्त सही यहाँ पे कैसे, बढ़ चढ़कर बात करना से उदाहरण होता है ना कि वो शहर में एक नौकर का काम करता है, बट यहाँ गांव पर, परंतु गांव आकर वो बहुत बड़ी गाल बजाता है, मतलब क्या होता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, बढ़ा चढ़ाकर बातें करता है। ठीक है, तो बढ़ा चढ़ाकर बातें करना, डिंग हाँकना, एक जैसे ही मीनिंग है, डिंग हाँकना या बकवास करना, तो ये तीनों ही इसका, इस मुहावरे का आशय है। ठीक है, गाल बजाना का। ये कुछ चीजें ऐसे है ना, जैसे मुहावरे हो गए या विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, मुहावरे हो गए, तो ये सब ना थोड़ा थोड़ा करते रहोगे तभी याद होता है ना, एक साथ कभी नहीं होगा, तो हल्का फुल्का हमेशा रेगुलर देखते रहोगे तभी जाके ये सब याद रहेगा आपको। ठीक है, दिए गए वाक्य के लिए निम्न में से एक शब्द का चयन कीजिए जिसके दांत न जन्मे हो, है ना, मतलब जिसके दांत ही ना हो, बहुत छोटा बच्चा जिसके अभी दांत नहीं आए हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, वैसे तो ऑप्शन से ही समझ में आ रहा है कि उदंत कहा जाता है। ठीक है, जिसके दांत ना जन्मे हो उसे क्या कहते हैं, उदंत कहते हैं। ठीक, चलिए, गोचर का विलोम शब्द क्या है। ठीक है, गोचर, अब गोचर का मीनिंग सबसे पहले होता है कि गोचर का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो गोचर शब्द का मीनिंग क्या होता है, गोधन तो गाय है, प्रत्यक्ष मतलब स्पष्ट सामने, है ना, प्रत्यक्ष, है ना। अब ये देखेंगे, अगर गोचर देखोगे ना, तो गोचर और प्रत्यक्ष जो है ना वो सेम शब्द है। ठीक है, और हमको बोला क्या है, विलोम बताने बोला है। ठीक है, और यहाँ पे क्या, गोचर मतलब होता है जो प्रत्यक्ष सामने, स्पष्ट रूप से सामने हो, स्पष्ट हो कोई चीज, प्रत्यक्ष हो, तो उसको क्या बोलते हैं, गोचर बोलते हैं। तो इसका इसका विलोम शब्द, अपोजिट शब्द क्या होगा, गोतित। गोतित मतलब जो अप्रत्यक्ष हो, जो सामने ना हो, तो अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो गोचर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, गोतित हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पक्ष, एक मिनट ना, हाँ, पक्ष का अर्थ क्या है। ठीक, अब पक्ष यहाँ पे दो दो मीनिंग दिए हुए है। ठीक है, दो दो मीनिंग दिए हुआ है, मतलब कि एक पक्ष का दो मीनिंग है यहाँ पे। ठीक, तो पक्ष का मतलब क्या होता है, एक तो हमको पता है उसके पक्ष में, ऐसा हम बोलते हैं ना, उसकी ओर, उसके पक्ष में ये बात है, तो पक्ष मतलब किसी की ओर, किसी के साथ को संबोधित करना। तो पक्ष का मतलब एक तो ओर हो गया, है ना, अब देखो ओर देखोगे तो सिर्फ एक में ही है ओर। ठीक है, तो और पक्ष पंख को भी बोला जाता है। ठीक है, तो पंख और ओर जो है ये पक्ष का दो मीनिंग है। ठीक है, मतलब अलग अलग मीनिंग है, लेकिन पक्ष दोनों के लिए यूज होता है। जैसे पक्ष, पंख के लिए भी पक्ष बोला जाता है, और किसी के ओर को भी इंडिकेट करने के लिए हम पक्ष का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो पक्ष का क्या मीनिंग हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, पंख और ओर। ठीक, चलिए, यार सॉरी ना, चलिए देखते हैं। खिचड़ी शब्द, खिचड़ी शब्द कौन से शब्द से आया है, अभी मैं थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव कौन से शब्द होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक शंकर शब्द भी आ गया। शंकर शब्द क्या होता है वो भी बता देते हैं। शंकर शब्द किसी दो शब्द को मिला के जब एक नया शब्द बनता है, जैसे कि डबल रोटी। ठीक है, रोटी जो है वो देशज शब्द है, और डबल जो है वो विदेशी, रेलगाड़ी, है ना। तो ऐसे शब्द जो दो शब्द को मिला के, देशज और विदेशज, ऐसे किसी दो शब्दों को मिला के जब एक नया शब्द बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं, मतलब मिक्स दो शब्द का। ठीक है, तो उसे संकर शब्द कहते हैं। चलो अब हम इस क्वेश्चन में आते हैं। फिलहाल तो क्या है, खिचड़ी शब्द क्या है, खिचड़ी ये एक ऐसा शब्द है जिसको हम लोग यहाँ अपने बोलचाल में देसी भाषा में यूज करते हैं, जैसे लोटा हो गया, खटिया हो गया, है ना, खिड़की हो गया, खिचड़ी हो गया। तो ये क्या है, ये हमारे यहाँ शब्द जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं है, बस इसको बोला जा रहा है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति है उसे नहीं पता। तो खिचड़ी जो क्या है, देशज शब्द है। ठीक है, वैसे क्या होता है, लोटा होता है, खिड़की होता है, हम लोग जो नॉर्मल लोटा तो होता है, लोटा है ना, और खिचड़ी है। तो इस टाइप के जो शब्द है जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं है, वैसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। ठीक,
वेतन के बिना कार्य करने वाला के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? ठीक है, वेतन के बिना कार्य करने वाला, बिना वेतन, ऐसे देखोगे तो वैसे ही लग रहा है, बिना वेतन, अवैतनिक, अवेतनिक या अवैतनिक। अब ये दोनों तो पहले ही गलत लग रहा है, बिना वेतन और अवैतनिक। तो एक अच्छा शब्द अगर बोलोगे इसके लिए तो क्या हो जाएगा? अवैतनिक। ठीक है, तो बिना वेतन कार्य करने वाला, अवैतनिक। बिना वेतन एकदम फट से नहीं लगाना है ना, बिना वेतन ऐसा कोई शब्द नहीं लग रहा है वो। ठीक, तो क्या होगा उसका आंसर? बिना वेतन कार्य करने वाला, बी, ऑप्शन बी, अवैतनिक। पूर्वी हिंदी की बोली है, पूर्वी हिंदी। ठीक है, अब भारत में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हर जगह अलग अलग टाइप की हिंदी बोली जाती है ना। हर जो भी लैंग्वेज यूज करते हैं, हर जगह की अलग अलग लैंग्वेज है और अलग अलग तरीके से बोला जाता है। तो पूर्वी हिंदी की बोली, अब जैसे भारत का पूर्व वाला हिस्सा, ठीक है, पूर्व वाले हिस्से में जिसमें अपना ये उत्तर प्रदेश तक का भी आ जाता है, तो वहां कौन सी बोली जाती है? अवधी बोली। ठीक है, अवधी बोली बोली जाती है। अभी कहाँ से है? अवध। अवध जो क्षेत्र है वहां से ये अवधी बोली जो है वो आई है। ठीक है, तो जो उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है, पूर्व का हिस्सा, उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र, वहां पे अवधी बोली बोली जाती है। ठीक, वैसे ब्रज, जैसे कि अगर पश्चिम की तरफ जाएंगे, जो राजस्थान, जहाँ कृष्ण कृष्ण जन्म से रिलेटेड जितना भी प्लेस है कृष्ण से रिलेटेड, वो उस क्षेत्रों में ना ब्रज भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो वैसे वो पश्चिमी क्षेत्र की भाषा। वैसे ही सब जगह अलग अलग जगह में अलग अलग टाइप की बोली बोली जाती है ना। तो हिंदी के बहुत सारे प्रकार है जगह के हिसाब से। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द क्या है? ठीक है, अब इसमें देखिए, ब्रिज, ब्रज, रुग्ण, भस्म और भस्म, दो तरह से तो भस्म लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, अब इसमें देखते जाते हैं। जो ब्रज ये लिखा है, इसको कैसे लिखा जाता है? ब्रज। ठीक है, ब्रज को ऐसे लिखा जाता है, तो ये तो गलत है। ठीक है, भस्म और भस्म, अब ये दो लिखा है लेकिन ये दोनों ही गलत है। ठीक, भस्म कैसे लिखा था? इसको भस्म नहीं बोला जाता, भस्म बोला जाता है। ठीक है, भस्म। तो इसका सही उच्चारण और सही जो लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रुग्ण। रुग्ण बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है? रुग्ण जो है वो सही शब्द है। ठीक, चलिए थोड़े ही क्वेश्चन और बचे हैं। इसमें से कौन सा शुद्ध है? ठीक, अभी देखो, नायिका, नायिका को किस तरह का, अब नायिका अगर आएगा तो ये कौन से संधि है? इसका संधि विच्छेद करोगे तो ये है अयादि संधि। ठीक है, नायिका, पवन, ठीक है, इस टाइप के जो शब्द है ये कौन से में आते हैं? ये अयादि शब्द है, अयादि संधि है। ठीक है, तो अयादि संधि इसमें से कौन सा है? नय धन इका। ठीक है, कौन सा है? नय धन इका। नय धन इका क्या होता है? नायिका होता है। ठीक है, अब संधि को जब हम और अच्छे से पढ़ेंगे या और क्वेश्चंस आएंगे तब हम उसमें डिटेल में जाएंगे। ठीक है, ये संधि का कौन सा प्रकार है? अयादि संधि। ठीक है, स्वर संधि के पहले तो स्वर संधि है और स्वर संधि के जो प्रकार होते हैं उसमें से ये कौन सा है? अयादि संधि। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? नय धन इका, क्या होता है? नायिका। ठीक, अब ये फिर एक लोकोक्ति है, 3 में न 13 में, है ना। 3 में न 13 में पहले ही नेगेटिव लग रहा है, मतलब जो है ही नहीं। ठीक है, जो किसी भी तरीके से, मतलब किसी में भी नहीं है, किसी में भी नहीं है, मतलब क्या है? नगण्य है, मतलब कहीं भी उसको गिनती नहीं किया जा सकता, किसी में भी नहीं है। 3 में है ना 13 में है ना, नगण्य है, किसी में भी कहीं भी नहीं है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 3 में न 13 में, ये पहले ही नेगेटिव, एक नकारात्मक जैसा लग रहा था, है ना। और हर किसी में गिनती होना ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो सब में होता, ये तो किसी में भी नहीं वाला हमको कहते हैं, मतलब इंडिकेट वैसे ही हो रहा है ना, जो किसी में भी नहीं है टाइप। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर नगण्य हो जाएगा। ठीक, चलिए, इसमें से अभ्युदय शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ठीक है, देखो फिर से आ गया संधि विच्छेद वाला ही। तो क्या होगा? अभ्युदय। ठीक, तो क्या हो सकता है इसका? आभ धन उदय, अभिधन उदय, अभिधन उदय और अभ्युधन उदय। ठीक, सोचे कोई? चलिए बताते हैं क्या होगा इसका। अभी धनुदय, कभी भी ना संधि विच्छेद करके देखोगे ना तभी होगा, इसमें तो बहुत छोटा छोटा मिस्टेक होता है संधि में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अभी धन उदय। ठीक है, अभिधन, अब ये कौन सा संधि है? तो ये स्वर संधि है। ठीक है, ठीक है, धन ई धन उ वाला। ठीक है, तो अभी धन उदय, और ऐसा बीच में अगर आधा हो रहा है, पहले वाला शब्द अगर आधा आधा होकर य में आता है तो कौन सा हो जाता है? ये यण संधि है। ठीक है, तो ये एक सेकंड ना,
ये कौन सा संधि है? यण संधि। मतलब स्वर संधि के अंदर ये कौन सा संधि है? यण संधि है। ठीक है, अभी धन उदय, अभ्युदय। निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? इसके बारे में थोड़ी देर पहले हमने और डिस्कस किया था कि अलग अलग टाइप के व्यंजन होते हैं। ठीक है, जिसमें काकल्य व्यंजन जब हम पढ़ रहे थे, काकल्य वाला क्वेश्चन जो पढ़े थे, तो अलग अलग व्यंजन होते हैं। उसमें अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन होता है। तो ऊष्म व्यंजन में कौन सा आता है? स श श, ये वाला जो है वो कौन स श स जो है किसमें आता है? ऊष्म व्यंजन में। काकल्य व्यंजन था ह। ठीक है, और अंतःस्थ व्यंजन जो बीच में आता है, सारे मतलब अंतःस्थ मतलब बोलने से ही लगता है ना जो बीच में आया। तो वैसे शब्द कौन कौन से हैं? य र ल व, है ना। तो ये जो य र ल वाला जो सीक्वेंस है वो कौन सा है? अंतःस्थ व्यंजन होता है। ठीक है, चलिए 2-3 क्वेश्चन और है। तच्छिव का विग्रह होगा। तच्छ संधि विच्छेद विग्रह वाले क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं ना। तच्छिव, तो तच्छ धन छिव, तच्छ धन शिव, तच्छ धन शिव और तत् झन धन शिव। ठीक, तो तच्छिव के लिए तच्छ धन शिव नहीं लगाना है छ देख के। ठीक है, तत् धन शिव इसका आंसर होगा। ठीक, तत् धन शिव, तत्शिव। ठीक है, तत्शिव, तत्शिव के लिए क्या होगा? तत् धन शिव। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक, निम्न में तत्सम शब्द है। तत्सम, चलिए अब देखिए माँ। माँ जो है, माँ के लिए तो हमेशा हम संस्कृत में, है ना, संस्कृत में माँ वस्तु यूज नहीं होता था, तो माँ के लिए क्या होता था? मातृ। ठीक है, सबको देखते हुए चलते हैं। माँ के लिए क्या हो जाता है? मातृ। ठीक, मछली, मछली के लिए क्या होता है? मत्स्य, है ना, मत्स्य। ठीक है, केला और अमूल्य, है ना। तो तत्सम सा फिलहाल ये तीनों, केला, मछली, माँ, ये तीनों तो तद्भव शब्द है, पता ही चल रहा है। तो अमूल्य है, अमूल्य, ये ऐसे शब्द हम संस्कृत में यूज करते थे ना। तो अमूल्य जो है यहाँ पे तत्सम शब्द है। अब बच गया केला। ठीक है, तो केला का तत्सम शब्द क्या है? ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पता करके बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसका आंसर पहले डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो केला का तत्सम शब्द जो है वो आप लोग हमें मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए ये होमवर्क है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमूल्य। अमूल्य जो है वो क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। सूरदास के काव्य किस भाषा में लिखा गया था? सूरदास जो काव्य थे, सूरदास को तो आप सभी जानते होंगे। तो सूरदास जो काव्य लिखा करते थे वो किस भाषा में लिखा करते थे? तो सूरदास जो है वो हिंदी की एक उपभाषा है जिसे कहते हैं ब्रज भाषा। अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था ब्रज भाषा। ब्रज तो थोड़ा कृष्ण से रिलेट करता हुआ भाषा है ना। तो ब्रज भाषा जो है वो कौन? सूरदास जो है वो काव्य को किस भाषा में लिखा करते थे? ब्रज भाषा में लिखा करते थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आज का जो है हमारा 40 क्वेश्चन का जो एमसीक्यू था वो आज खत्म होता है, यहीं पे हम खत्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आगे का देखते हैं। चलिए, थैंक यू।